तो देखिए हम वही मिस्टेक करने जा रहे हैं जिसकी वजह से कतर में मुल्क टूटा था। तो अब जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं और जो नई आईनी तरमीम शायद वो लेके आने की कोशिश करें, वो बेसिकली 18वीं तरमीम का भी रिवर्सल होगी और 73 के आइन का भी रिवर्सल होगा। अब जो मोहसिन नकवी साहब प्रपोजल ले रहे हैं वो ये है कि बीच वाला एक पूरा लेयर, तो ये जो 32-36 सूबे बनाने वाली बात है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो तहसील है उसको आप सूबा डिक्लेयर कर। मजलूम है, मजलूम कौमें हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, वो तो कहेंगे आपने हमारा सूबा तोड़ दिया है। तो पीपल्स पार्टी एक मेजर कोalition पार्टनर है आफ्टर प्रेजेंट गवर्नमेंट की। तो अगर ये इंसिस्ट करते हैं तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक काफी शदीद इसकी मजामत है। हाउ विल पीपल्स पार्टी देन डिफेंड इटसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द सिंधी पीपल, जो कि कहेंगे कि भाई आपने तो हमारी सिंध की जो आइडेंटिटी उसको खत्म कर दिया। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं वकार मगा। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तैमूर रहमान लाल। डॉक्टर साहब, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं एक कश्मकश का शिकार हूं। जनाब मुशर्रफ साहब के दौर से हमें सुनने में आया कि सूबे बनाएंगे, सूबे बनाएंगे, बलदियाती निज़ाम होगा। जनाब यूसुफ साहब ने कहा बलदियाती निज़ाम होगा। हमने जितने भी हमारे जर्नल आए, इन्होंने हमें न्यू डॉक्ट्राइन दी। मोहसिन नकवी साहब सर बड़े अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं। वो अदारे की तरफ से और सियासतदानों की तरफ से एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन करते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया सर सिस्टम कोलैप्स हो गया, और फिर उन्होंने उसी चीज को कंटिन्यू किया कि हमें मजीद सूबे बनाने चाहिए। क्या कहेंगे सर इसके? सबसे पहले तो ये कन्फेशन था कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 35 साल का सफर, आप 30 साल का सफर 3 सालों में जब तय करेंगे तो सिस्टम तो कोलैप्स होगा। क्या कहेंगे इस सारी जो एक नई डिबेट शुरू हो गई है सर पाकिस्तान में? पहली बात तो ये है कि 1980 की दिहाई से अगर आप आगे देखें कि जब भी हमारी इंतजामिया हो या वो लोग हों जो कि बाहर से पढ़ के आए हैं, वो कोई नियो लिबरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, तो वो हमेशा उन नियो लिबरल कंजर्वेटिव रिफॉर्म्स को एक ऐसी डिस्कोर्स देते हैं जिसमें ऐसे लोगों को महसूस हो कि कोई बहुत बड़ा इनकलाब होने जा रहा है, कि पुराना निजाम कोलैप्स हो गया और हमको नया निजाम लेकर आ रहे हैं। यही सब कुछ उन्होंने, ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की डबल टॉक है, डबल स्पीक इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल साइंस या एकेडमिया की जबान में, कि आप कंजर्वेटिव रिफॉर्म्स को भी ऐसे फ्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के सामने पेश करते हैं जैसे आप कोई बहुत बड़ा इनकलाब करने जा रहे हैं। ये नहीं कि आप सिस्टम को बचाने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ये कि आप समझते हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया और आप तो नया निजाम चाहते हैं। यही कुछ हमने उस वक्त भी सुना था जब निजकारी का सारा सिलसिला चल रहा था। हालांकि निजकारी जो है वो रेस्टोरेशन टू एन ओल्डर ऑर्डर, जो कि बेसिकली 1945 से पहले वेलफेयर स्टेट्स वगैरह केन्जियन इकोनॉमिक से पहले सिस्टम था, उसी को वापस लेके आया जा रहा था, मगर उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया जैसे हमको बड़ी नई चीज दे रहे हैं। तो इसको मैं कहता हूँ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। ठीक है, वही पुराना फॉर्मूला जो है ना उसको एक नए तरीके से पेश करते हैं। जिस सिस्टम की कोलैप्स की वो बात कर रहे हैं उससे उनकी मुराद कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं है, उनसे उसकी मुराद ये है कि वो निजाम जो कि 1970 बल्कि आपके 73 के आइन में कायम हुआ था। क्योंकि उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने 1950s में 1 यूनिट डिक्लेयर कर दिया था। वेस्ट पाकिस्तान के सूबे हमने तोड़ दिए थे, खत्म कर दिए। एक सूबा था ईस्ट पाकिस्तान और एक सूबा था वेस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कोई सूबे नहीं थे। और ये सिचुएशन कम बेश 15-16 साल तक चलती रही, जब तक कि ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट नहीं हो गया। जब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ तो पाकिस्तान के अंदर सूबे जो हैं वो, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर सूबे जो हैं वो रिस्टोर हुए, और 73 के आइन ने पहली दफा उनको एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। अब गौर कीजिए कि इनफैक्ट ये जो पूरा पीरियड था पाकिस्तान की तारीख का, इसमें हाँ एक तरफ तबकाती जद्दोजहद तो चल ही रही थी, लेफ्ट के लोग थे, ट्रेड यूनियंस बनते थे, किसान कमेटियां वगैरह बनती थी, मगर जो मेजर क्वेश्चन पाकिस्तान की तारीख का उस वक्त मौजूद था वो था ही ये कि पाकिस्तान के अंदर जो एथनो नेशनल ग्रुप्स हैं उनको कैसे देखा जाए। हमने एक थ्योरी इनहेरिट की जिसको हम 2 नेशन थ्योरी कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हिंदू एक कौम है और मुसलमान बड़े सगीर की दूसरी कौम है। तो इस थ्योरी के तहत हमने ये तसव्वुर कर लिया कि जनाब साहब पाकिस्तानी जो है वो एक कौम है, यानी कि हम इस बात को हमने कबूल करने से इनकार कर दिया कि हम एक कसीरुल कौमी, एक मल्टीनेशनल स्टेट है, कसीरुल कौमी रियासत है। तो ये हमारी अपनी ही भूल थी, क्योंकि अगर हम ये कहें कि हमें कसीरुल कौमी रियासत है तो फिर हम ये कहें कि भाई 2 नेशन थ्योरी कहां जाए, तो ये हम एक इंटेलेक्चुअल डेडलॉक में फंसता है।
और इस इंटेलेक्चुअल डेडलॉक की वजह से हमने अपनी रियासत को उसी तरह से बनाने की कोशिश की, उसकी फाउंडेशन को पहले 15-20 सालों में, कि जैसे एक यूनिटरी नेशन स्टेट हो, जैसे इंग्लैंड है या फ्रांस है। इनफैक्ट दुनिया की जो अक्सर रियासतें हैं, आपके पड़ोस मुल्क के अंदर इंडिया जो है, या ज्यादातर जो अफ्रीकन स्टेट्स आपको नजर आते हैं, दुनिया की अक्सर रियासतें जो हैं इनफैक्ट मल्टी नेशनल स्टेट्स ही हैं। यूरोप के अंदर रियासतें ऐसी हैं जो जिनको आप प्योर नेशन स्टेट्स कह सकते हैं, और वो भी उनमें से अक्सरियत 1919 के बाद कायम हुई। पहले जब वो पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर टूटा, तो उन्होंने छोटी छोटी रियासतें बनाई जो कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अराउंड बेस्ड थी। एक जमाना तो ये था जब हैदराबाद कंस्पिरेसी केस वगैरह, और उससे पहले का पीरियड तो ये था कि जब अगर आप ये भी कहते हैं, जिस नेशनल अवामी पार्टी के लीडर्स कहा करते थे उस पीरियड के अंदर कि हम एक कसीर कौमी रियासत हैं, तो ये बजाते खुद नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी थी, और समझा जाता था कि ये एक गद्दारी है। इस पे केस हो चुके हैं, आपको पता होगा कि नेशनल अवामी पार्टी पे केस ही ये था बेसिकली कि ये क्यों कहते हैं कि हम एक कसीर कौमी रियासत। बट दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग। कौन से मुराद पॉलिटिकल साइंस की लिटरेचर में अगर आप उठा के देखें, ये होती है कि जो लोग एक जबान बोलते हैं, एक टेरिटरी में रहते हैं, उनकी एक तारीख होती है, उनकी एक शेयर्ड इकोनॉमी होती है, और फिर उसके इर्द एक कल्चर बनता है, तो उसको हम एक कौम कहते हैं। कौमें डेवलप होती हैं, ये नहीं कि हमेशा से अजल से कायम होती हैं। हो सकता है खित्ते के अंदर लोग एक जबान बोल रहे हैं मगर इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जैसे जैसे वो इंटीग्रेट होंगे तो उनकी नेशनल कॉन्शियसनेस इमर्ज करेगी। पाकिस्तान के अंदर भी ये हुआ कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त जो नेशनल कॉन्शियसनेस थी, लेट्स से बंगालियों के अंदर, वो शायद इतनी प्रोनाउंस नहीं थी। मगर जैसे जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट आपने देखा, तो ना सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बल्कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर भी ये नेशनल कॉन्शियसनेस, जिसको आप एथनिक कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, वो डेवलप होनी शुरू होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तारीखी है। देखिए, जबानें जो है ना, वो हजारों सालों की बुनियाद पर डेवलप करती हैं, चंद सालों में नहीं डेवलप हो सकती। पंजाबी की अपनी तारीख हजारों साल पुरानी है, सिंधी की तारीख, पश्तो, बलोची की तारीख, सबकी तारीख, जबानों की तारीख जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है। पाकिस्तान की अपनी तारीख 80 साल पुरानी है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप किसी कमरे के अंदर जहां पे बिठाएंगे लोगों को जो कि बलोची बोलते हैं, जो कि पश्तो बोलते हैं, जो कि सिंधी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, आप एक कमरे में बिठा दें कोई 100 लोगों को जो कि 5-6 मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो लोग पंजाबी बोलते हैं वो एक कोने में एक दूसरे से गप्पे लगा रहे होंगे, जो सिंधी बोलते हैं वो एक। ये वजह नहीं है कि वो, अगर वो एक दूसरे को नहीं भी जानते होंगे तो ये ऑटोमेटिकली होगा। उसकी वजह ये है कि वो एक दूसरे की जबान से फेमिलियर है। मैं पश्तो नहीं बोलता, तो अगर मुझे आप पश्तो लोगों में बिठा देंगे तो मुझे आधी ज्यादा बात नहीं समझ आएगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली विद एनी अदर लैंग्वेज। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं है भाई, ये इंडिया में भी ऐसे है, दुनिया में ऐसे है। जब मैं बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो जो देसी स्टूडेंट होते थे, जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से होते थे, बहुत हमारी दोस्तियां हो जाती थी, क्योंकि हमारा मोर और लेस शेयर्ड कल्चर था। और जो यूरोपियंस, उनका अपना शेयर्ड कल्चर था, उनकी दोस्ती हो जाती थी एंड सो ऑन। हम भी कोशिश करते थे कि उनसे दोस्ती की जाए, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो फिर हम एक क्रॉस कल्चरल, एक क्रॉस नेशनल दोस्ती कर भी सकते थे। मगर अगर मैं अंग्रेजी ना बोलता, जैसे बहुत सारे लोग जो अमेरिका में रहते हैं या इंग्लैंड में रहते हैं, पाकिस्तानी जो रहते हैं, मगर अंग्रेजी उनकी टूटी फूटी है, गुलाबी गुलाबी सी अंग्रेजी है, वो वहां के कल्चर में इंटीग्रेट नहीं होते। वो फिर आपको पता है साउथ हॉल के अंदर और अपने इलाकों के अंदर रहते हैं, और वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटीज बनाई हैं जहां पंजाबी उर्दू चलता है और भंगड़ा वगैरह और सब कुछ चलता है, मगर वो इंटीग्रेट नहीं होते फुली, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर बहरहाल होता है और आइडेंटिटी की एक शनाख्त होती है। तो बजाय कि हम इस चीज को रेकग्नाइज करें कि हम एक मल्टी लिंगुअल, मल्टी नेशनल, मल्टी एथनिक और इनफैक्ट मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, यानी कि हमारी सोसाइटी इंतहाई डाइवर्स है, जब हम पाकिस्तान बनाने के फौरन बाद हमने उस डाइवर्सिटी को रिकग्नाइज करके उसके मुताबिक कानून बनाने के बजाय सोचा कि अगर हम इसको डिनाई करें, अगर हम माने ना कि हम डाइवर्स है, तो पता नहीं शायद डाइवर्सिटी खुद बहुत खत्म हो जाएगी। तो ऐसे तो नहीं होता ना मेरे दोस्त। अगर आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डिनाई करते हैं, उससे ये तो नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी तब्दील हो जाती है। अगर आप चर्च की तरह ये कहते रहे कि नहीं जी सूरज जो दुनिया के गिर्द घूमता है, तो इससे सूरज जो दुनिया के गिर्द घूमेगा तो नहीं ना, गैलीलियो आखिरकार दुरुस्त था। तो यही मामला पाकिस्तान का भी है। तो अब देखिए, नकवी साहब जो कह रहे हैं उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि उनके दिमाग में ये बात कहीं अड़ी हुई है, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोगों के दिमाग में अड़ी हुई कि जो एथनो नेशनल डिविजन्स है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उनकी फाउंडेशन, उनकी बुनियाद, उनकी जड़, उनकी वजह जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं।
ये टोटली गलत पोजीशन है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बुनियाद लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज और नेशनल एथनिक आइडेंटिटीज की वजह एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आप खत्म कर देंगे फिर भी वो आइडेंटिटीज वहीं की नहीं कायम रहेंगी, जैसे कि आपने पहले 15 साल में किया। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर? क्यों आप ये कायम करते हैं कि आप लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज के इर्द गिर्द मुख्तलिफ प्रोविंसेस बनाते हैं और फिर उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनको आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते हैं, उनको आप डिवॉल्व करते हैं पावर, उनको आप कहते हैं कि ये चीजें जो है जनाब फेडरलिस्ट में, और ये चीजें जो है वो फेडरलिस्ट में नहीं है, ये सूबाई मामलात है, ये सूबा डील करेगा। क्यों आप ये करते हैं? इसलिए आप ये करते हैं क्योंकि जब आप फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आप उसके फेडरेटिंग यूनिट्स में पावर डिवॉल्व कर देते हैं, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ये भी है और जायज है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो मजीद नीचे पावर को और डिवॉल्व करेंगी। जब आप इस तरह थ्री टियर्ड सिस्टम बनाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि जो मामला सूबे की हद तक या सूबे के हवाले से अहमियत रखते हैं वो फिर सूबाई हुकूमत हल करती है उनको। जो मामला पूरी फेडरेशन से ताल्लुक पूरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मिसाल तौर पे फॉरेन पॉलिसी है, करेंसी है, इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो सारी बात है फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू बन जाता है। और जो मामला सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के मामला हैं कि यार लाहौर डिस्ट्रिक्ट में ये मसला है, तहसील फलाने में वो मसला है, तो वहां पर भी आपको एक हुकूमत चाहिए जो उस नौयत के मामला को डील करे जो कि उस लेवल के मामला हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ लेवल्स की एक गवर्नमेंट बनाते हैं जिसके अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है आपके पास, फिर उसके बाद उसके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जिनको हम प्रोविंसेस कहते हैं, इंडिया के अंदर उनको स्टेट्स कहते हैं, इवन अमेरिका के अंदर उनको स्टेट्स का लफ्ज दिया जाता है, और फिर उसके नीचे आप लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो तहसील लेवल पे होती है, जिला लेवल पे होती है, आपको पता ही कितने मुख्तलिफ जिले हैं, फिर उनकी तहसील है, सौ इस तरह करके आप ऊपर आते रहते हैं। तो ये पूरी पिरामिड आप बनाते हैं, और ये जब पिरामिड पूरी की पूरी कायम होती है तो फिर आप गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस कर सकते हैं। अब जो मोहसिन नकवी साहब प्रपोजल ले रहे हैं वो ये है कि बीच वाला एक पूरा लेयर जो बेसिकली सूबाई हुकूमत की और जिसको हम सूबाई हुकूमत और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं, उसको उड़ा दें। दैट्स बेसिकली द प्रपोजल। अगर आप उसकी लफाजी पे ना जाएं बट कॉन्क्रीटली देखें कि जी हम इतने सारे सूबे बना देंगे, तो एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि जो लोग जो इस वक्त का जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील गवर्नमेंट है उसको हम तहसील गवर्नमेंट को सूबा डिक्लेयर कर देंगे, शायद 32 सूबे बना दें, 36 सूबे बना दें, वट एवर द एग्जैक्ट नंबर इन हिज माइंड इज। ये मियां आमिर महमूद बड़ी देर से ये प्रपोजल अपने, आपको पता है, इंटरव्यूज और न्यूज चैनल पे भी कहते रहे। तो ये जो 32-36 सूबे बनाने वाली बात है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो तहसील है उसको आप सूबा डिक्लेयर कर, ठीक है ना। बात यह कि वो सूबा नहीं है, वो तहसील है, और वो एक बड़े सूबे का हिस्सा है जिसकी अपनी एक शनाख्त आइडेंटिटी है, जिसके अपने कुछ मखसूस मसाइल हैं, बट देन देयर विल बी नो बॉडी टू डील विद दोस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। कोई ऐसी आप गवर्नमेंट बॉडी नहीं बनाएंगे जो कि उस प्रॉब्लम को डील करे जो कि पंजाब का ओवरऑल प्रॉब्लम हो, या सिंध का, या बलूचिस्तान का, या खैबर पख्तूनख्वा का ओवरऑल प्रॉब्लम। ये मेरे नुक्ता नजर में एक अच्छा मंसूबा दो वजूहात से नहीं। नंबर एक, तो अगर तो इस मंसूबे को इस वजह से किया जा रहा है कि समां इससे एथनो नेशनल आइडेंटिटीज खत्म हो जाएंगी, तो ये तो बिल्कुल खाम ख्याली है, क्योंकि वो एथनो नेशनल आइडेंटिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ने कायम नहीं की। वो एथनो नेशनल आइडेंटिटीज तारीख ने कायम की, उनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चेंज करके उड़ा नहीं सकते, पहले भी नहीं उड़ी, आज भी नहीं उड़ेंगी। नंबर एक। नंबर दो, ये कि जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो आपकी कॉम्पोजिशन, आपकी सोशल कॉम्पोजिशन को, आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो सोशल कॉम्पोजिशन है और जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें होगा तजाद। जब उसमें होगा तजाद, उस पर होगी लड़ाई, जैसे पहले भी हुई। जब यहाँ पे 1 यूनिट था तो उस वक्त इस पे यही तजाद था कि भाई हमें सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, और सूबाई खुद मुख्तारी पे इतनी लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई जिसकी आधे साहब कोई नहीं, आपको पता है। हुकूमतें बनी, टूटी, इलेक्शंस डिसमिस हुए, वगैरह वगैरह, इलेक्शंस होल्ड नहीं किए। 58 का कू कहते हैं इस वजह से हुआ जब अयूब खान इक़्तिदार में आए कि जी वो उस तरफ जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट है जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात कर रही है, बंगाल में वो जीत जाएगी, तो उससे पहले कि वो 59 के इलेक्शन में जीते, अयूब खान साहब ने कहा चलो 58 में कू कर देते हैं, हम इक़्तिदार डायरेक्टली ले लेते हैं। उसी बात ये, फिर 73 के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इतनी मेजर अपराइजिंग, 83 के अंदर सिंध के अंदर, अभी हम पख्तूनख्वा की मूवमेंट देख रहे हैं, कश्मीर के अंदर अब एक नई मूवमेंट हमें नजर आ रही है इमामी एक्शन कमेटी के हवाले से, सराइकी
जो है वो कहते हैं कि जी हमें ऑटोनॉमी दे दें विद इन पंजाब, या फिर हमारा सूबा ही अलहदा कर दें वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम्स, इतने सादा प्रॉब्लम्स नहीं, मगर मैं ये आपको गारंटी कर सकता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं पैदा हुई। ये प्रॉब्लम्स या ये जो सोशल डिविजन्स हैं, ये तारीख के का विरसा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ऐसे बनाने की जरूरत है कि जो कि इस तारीख के विरसे को ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ने में कामयाब हो कि एवरीबडी एंड्स अप वर्किंग विद ईच अदर फॉर अ कॉमन कॉज रादर देन अगेंस्ट ईच अदर। और जब आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को तोड़ देंगे, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे आपकी एक्चुअल सोसाइटी को, तो रिजल्ट जो है सोसाइटी के अंदर ये होगा कि एथनिक और सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, एथनिक और नेशनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। अब सबसे पहली डिमांड जो आप देखेंगे कि जो पूनम है ना, पाकिस्तान ओप्रेस नेशनलिटीज मूवमेंट, और जो खासतौर पर वो नेशनलिटीज हैं जो महसूस करती हैं कि हम ओप्रेस्ड हैं, मजलूम है, मजलूम कौमें हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, वो तो कहेंगे आपने हमारा सूबा तोड़ दिया है। पहले ही हम सूबाई खुद मुख्तारी के हक में इतनी देर जद्दोजहद करके हमने जो है वो ये इक़्तिदार हासिल किया, और आपको पता है वो सिंध में तो ऑलरेडी ये बातचीत शुरू हो चुकी है, पीपल्स पार्टी वगैरह के अंदर से बातचीत शुरू हो चुकी है। बलूचिस्तान और केपी विल नॉट बी फार बिहाइंड। आपको खुद पता है कि एनडब्ल्यूएफपी से खैबर पख्तूनख्वा पे करने पे, नाम तब्दीली पे कितनी लड़ाई हुई, इतना अरसा वो लड़ते रहे कि भाई हमने, वी डोंट वांट टू बी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आई एम श्योर यू डोंट वांट टू बी ईस्ट साउथ फ्रंटियर प्रोविंस इधर, आपको नाम होना चाहिए ढंग का। इस पे इतनी लड़ाई हुई कि जिसकी हद साहब कोई नहीं, फाइनली वो बना। अब आप कहते हैं कि उसको खत्म कर दें आप, जब आप उसको खत्म करेंगे तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द रिएक्शन? वो कहेंगे बड़ा चंगा किया तुसी, अच्छा किया आपने पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा खत्म कर दिए, या वो ये कहेंगे कि फिर हमारी शनाख्त पर एक और डाका मारा गया। तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली द लेटर रिएक्शन। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत ही इल थॉट पॉलिसी है, गलत पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये ठीक नहीं है, और पाकिस्तान के सोशल स्ट्रक्चर के हवाले से भी ठीक। अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब, आपने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया, आपने कहा कि अब उनको ना एक चीज उनके दिमाग में खटक रही है और वो अड़ गई है और उन्हें लगता है कि ये करें। सर, छठी क्लास पता नहीं 7वीं में मैं जब मशरती उलूम पढ़ा था तो वहां पे वो 2 टेबल बने हुए थे कि जमहूरियत के फायदे और नुकसान और अमरीयत के फायदे और नुकसान। मुझे याद है कि वहां पर जमहूरियत का फायदा यह था कि जमहूरियत में कोई भी फैसला करते हैं तो उसमें मुशावरत होती है, बैठते हैं, डिस्कशन होती है, और अमरीयत का फायदा यह है कि वो जल्दी फैसला हो जाता है, क्योंकि एक बंदे को लगता है ये चीज ठीक है तो वो डिसाइड कर लेता है। सर, ये जो दिमाग में चीज खटकती है या कोई चीज आ जाती है, चले ठीक है हम उसे चैलेंज नहीं करते, शायद उनके नजदीक वो बेहतर हो, मगर इसके ऊपर सर बातचीत उस लेवल पे नहीं होती। पाकिस्तान में हम गुज़श्ता कुछ सालों से देख रहे हैं कि जो कुछ ताकतवर हैं या जो जो फैसला साज हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज ठीक है, वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर देते हैं। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि ये लगता तो बहुत अरसे से था, मगर अब वालों को जब ये लग रहा है कि ये ठीक है तो वो इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। जब ये एग्जीक्यूट कर देंगे तो फिर सर क्या होगा? आपने तो ये एक बड़ा ब्रीफ समझा दिया कि ये चीजें जिस तरफ जाएंगी, तो हम अफोर्ड कर लेंगे इन सब चीजों को? सबसे पहले तो आपने जो जमहूरियत और आमरीत की बात की, ये आपने बड़ी ठीक बात की कि हमें इसी तरह से ये सारा सिलसिला पढ़ाया जाता है। मैं दर हकीकत ये बिल्कुल गलत है जी। ये बिल्कुल नॉन सेंसिकल किस्म की डेफिनेशंस हैं जमहूरियत और आमरीत की, कि जमहूरियत में फैसला बड़ा स्लो होता है, आमरीत में फैसला बड़ा तेज होता है। उसकी वजह ये है कि जिस की हम बात कर रहे हैं उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो सिस्टम बनाया जाता है वो ये है कि अवामुन्नास जो है वो चंद नुमाइंदे चुनते हैं, और फिर वो नुमाइंदों के पास ये मैंडेट होता है कि जिन लोगों ने उनको चुना है वो उनके बिहाफ पे फैसले कर सकते हैं। उसके लिए पूरा हमने एक निज़ाम बनाया होता है। निज़ाम ये बनाया होता है कि जनाब आली प्रेसिडेंट की ये पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की ये पावर्स हैं, काबीना के ये पावर्स हैं, पार्लियामेंट के वो पावर्स हैं, जुडिशरी की ये पावर्स टू चेक एंड बैलेंस हैं, मीडिया की ये पावर्स हैं, फलाने की वो पावर्स हैं। पूरा एक आइन बनाया जाए, ठीक है। और उस आइन में अगर आप कोई ऐसा फैसला कर रहे हैं जो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जिसको आप मावरा आइन कहते हैं, कि आप फैसला कर रहे हैं अपने जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हुकूक है उससे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आप फैसला नहीं कर सकते, वो चैलेंज हो जाता है। मगर अपने डोमेन में आप बादशाही होते हैं, आप एक जल्दी फैसला कर सकते हैं और आप करते हैं।
जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी तेजी से फैसले करती है, प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसले करने होते हैं तेजी से होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की काबीना तेजी से फैसले करती है, जब जंग हो रही होती है तो फौरन फैसला आ सकता है कि भी क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो नहीं है कि पूरा मुल्क डिबेट कर रहा होता है बैठ के कि अच्छा जी अब ये पहलगाम के बाद हमने क्या करना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर टेक्स डिसीजन कि क्या करना है क्या नहीं करना, अपने काबीना को इन्फॉर्म करते हैं, फिर पार्लियामेंट में डिबेट भी होती है, पार्लियामेंट से फीडबैक भी आती है वगैरह। तो पहली बात तो ये है कि ये तस्वर के जमहूरियत बड़ा स्लो सिस्टम है और आमरीत बड़ा तेज सिस्टम है, क्योंकि एक मुशावरत पर बुनियाद रखता है और दूसरी मुशावरत पर बुनियाद नहीं रखता। ये दुरुस्त नहीं है, बिकॉज अगर ये दुरुस्त होता तो अमेरिका और ये जितनी तेज फैसले करते हैं, देखे ना, नेगोशिएशन करते करते उन्होंने फैसला कर लिया ईरान पे जंग कर दो, तो ये कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। उनका भी तो दावा है कि वो जमहूरी मुल्क है, आपका वो फौजी आमरीत तो नहीं है, इलेक्शंस करते हैं। इंग्लैंड भी कहता है हम जमहूरी मुल्क है, तेज फैसले नहीं करते, फुल तेज फैसले करते हैं। और दूसरी तरफ आप ऐसे भी मिलेंगे मुल्क बहुत सारे जहां पे आमरीत ही कायम है और इतने स्लो फैसले होते हैं कि जिसकी हद साफ कोई नहीं। इतने स्लो फैसले होते हैं कि जिसकी कोई हद साफ नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक मसले के अंदर आप फंसे होते हैं। तो ये तेज या स्लो फैसला करने का जमहूरियत आमरीत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। असल ताल्लुक जो है वो ये कि स्टेक होल्डर कौन होंगे सिस्टम में, डिसीजन मेकर्स कौन होंगे सिस्टम के अंदर। हमारा जो मसला रहा पाकिस्तान का वो यही रहा एथनो नेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मसला, सबसे बड़ा जो मसला था कि पहले आप देखें अरसे के अंदर 47 में मुल्क कायम हुआ और पहला आइन हमें 73 में जाके बना। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, और बीच में हमने लंबा अरसा दो आमरीतों का देखा, यूं खान की आमरीत और या की आमरीत, और उसके अलावा भी हमने देखा कि जो 50s का पीरियड था उसके अंदर जमहूरियत नहीं थी, वो बेसिकली गवर्नेंस रूल पे चल रहा था मुल्क, ठीक है ना। इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, कभी पे जनरल इलेक्शंस नहीं। तो वजह क्या थी? वजह सर ये थी जनाब, ये थी कि बेसिकली वी कुड नॉट कम टू एन एग्रीमेंट कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होगा। इसीलिए हम आइन नहीं बना सके, इसीलिए हम कोट अनकोट जमहूरी निजाम नहीं कायम कर सके, क्योंकि हम बेसिकली ये ही फैसला नहीं कर सके कि हमें, क्योंकि एक मल्टीनेशनल स्टेट है, उस मल्टीनेशनल स्टेट के अंदर हमें बड़ी केयरफुली पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें ईस्ट पाकिस्तानी जो है वो महसूस करें कि जनाब अली हम भी शेयर होल्डर हैं, हमारी आवाज है, हमारे हक है वगैरह वगैरह, हम भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। और इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ एथनो नेशनल ग्रुप्स है वो भी ये महसूस करें। तो हमने ये नहीं किया, रिजल्ट ये हुआ कि मुल्क टूट गया। रिजल्ट इस चीज का ये हुआ कि मुल्क टूट गया कि प्रिसाइसली हमने इस चीज को रिकग्नाइज नहीं किया, हमने आमरीत लगाई, तेज फैसला होगा, बड़ा तेज फैसला होगा। तेज फैसले ने तो मुल्क ही तोड़वा दिया, ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखें 73 का जब आइन बना तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि ब्रॉड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को के प्रिंसिपल को रिकग्नाइज किया, और ये एक पॉजिटिव कदम था। इससे आगे चलते हुए हम देखते हैं 18वीं तरमीम जब पास हुई तो मीन और डिवॉल्व किया कि सेंटर की जो पावर्स थी वो बहुत सारी पावर्स सूबों को दे दी गई। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मैं समझता हूं हिस्टोरिक प्रोग्राम था कि आप जो है ये पावर्स दें। मतलब उस वक्त भी इस 18वीं तरमीम की मुखालफत में इस्टेब्लिशमेंट नजर आई कि दे डिड नॉट वांट इट, दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट, दे डिडंट थिंक इट वाज अ गुड आइडिया। तो अब जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं और जो नई आईनी तरमीम शायद वो लेके आने की कोशिश करें, वो बेसिकली 18वीं तरमीम का भी रिवर्सल होगी और 73 के आइन का भी रिवर्सल होगा। और ये एक तरह से वी विल गो बैक टू द अयूब पीरियड कि जब 1 यूनिट होता था पाकिस्तान के अंदर, जहां पे तहसील यूनिट्स तो कायम थे मगर सूबाई खुद मुख्तारी के प्रिंसिपल को कबूल ही नहीं किया जाता। और इसका रिजल्ट ये होगा कि चाहे आप इलेक्शंस करवाते रहें, हम बेसिकली देखें जो पावर शेयरिंग करनी है, जिन स्टेक होल्डर्स के साथ हमने पावर शेयर करनी है मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए, उनके साथ हम पावर शेयर करने में फिर हम पावर नहीं शेयर करेंगे। और क्योंकि हम पावर शेयर नहीं करेंगे उनके साथ, तो जो लोग आउट ऑफ पावर महसूस करेंगे वो फिर ये फील करेंगे कि अगर हमारी इधर रसाई कोई नहीं है इक़्तिदार की ऐवानों में, हमारी बात ही कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई सही नहीं है इस मुल्क की डिसीजन मेकिंग में, तो फिर हम मुल्क में क्यों रहे? हमारा मुल्क से क्या लेना देना जो मुल्क हमारी कोई फैसला साजी, हमारी कोई डिसीजन, हमारी कोई राय का एहतराम ही नहीं करता, तो हम फिर उसमें क्यों रहे? इसीलिए बहुत बड़ा डिजास्टर मेरे ओपिनियन में होगा और इट्स नॉट गुड आइडिया एट ऑल। इस पे कोई आपने तो शायद नहीं देखा होगा, मगर मियां आमिर महमूद ने जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था
जर्नलिस्ट वगैरह को और लोगों को दिया, वो मेरे पास भी पड़ा हुआ यहाँ पर मौजूद है। इट इज सो पोअरली रिसर्च कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बायफ्रन सिविल वॉर के बाद उन्होंने जो किया वो मंसूबा कामयाब इसी वजह से हुआ क्योंकि उनके सूबाई जो उन्होंने ढांचा बनाया वो उनकी ट्राइबल स्ट्रक्चर के मुताबिक था, उनके सोशल स्ट्रक्चर के मुताबिक उन्होंने ऊपर एक ढांचा बनाया। इंडिया में यस बाइफर्केशन हुई, मगर इंडिया के अंदर नेहरू ने जो रीडिविजन वगैरह की, उसने वंस अगेन ये किया कि जो एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उसने प्रोविंसेस को रीडिफाइन किया। कुछ प्रोविंसेस को बाद में भी तोड़ा गया, जिस तरह गुड़गांव और ये वो वगैरह एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट अगेन उस पर भी बहुत केयरफुल स्क्रूटनी करके किया गया। मेनली इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं जो स्टेट्स हैं वो उनके एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर इंडिया के अंदर बिल फर्ज वो खत्म कर दें कि साउथ के अंदर जो इंडियन साउथ है उसकी जो इकोनॉमी है उसको खत्म कर दें तो क्या रिजल्ट होगा आपका ख्याल है? साउथ तो रिवोल्ट में आ जाएगा। आपको तो पता है वैसे पहले ही वैसे हिंदी बेल्ट के खिलाफ है, ठीक है ना। इट्स नॉट वेल थॉट आउट। तो देखिए हम वही मिस्टेक करने जा रहे हैं जिसकी वजह से 71 में मुल्क टूटा था। 71 में मुल्क टूटा ही इसलिए था कि हम डीप थिंकिंग नहीं कर रहे थे इस क्वेश्चन पे कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है और उसके हिसाब से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या चाहिए जो उस सोशल स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके लेके चल सके। हम इस पर डीप थिंकिंग नहीं कर रहे। हम 18वीं तरमीम और 73 के आइन में जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है बेसिकली उसके खिलाफ मोहसिन नकवी का ये मनसूबा है। सर उन्होंने कहा कि जमहूरियत के अंदर रहते हुए हम दूसरे निज़ाम जो हैं उन्हें भी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक और बहस भी है सदारती निज़ाम की। आपको लगता है कि हम उस तरफ भी जा रहे हैं साथ साथ? ये तो देखो 50 से फौज की एक ख्वाहिश थी कि और फौज की ना सिर्फ बल्कि मजहबी पार्टियों की भी ये ख्वाहिश थी, जमात इस्लामी की खास तौर पे, कि सदारती निज़ाम ले आए, सदारती निज़ाम ले आए। तो मजहबी पार्टियां कहती हैं कि सदारती निज़ाम जो है वो खिलाफत के सबसे करीब है। अब जिस खिलाफत की वो बात कर रहे हैं उसके अंदर तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ठीक है जी। अगर हम उमैयद अब्बासिद वगैरह खिलाफत की बात करें तो वो तो जिले इलाही मानते थे, उनको शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ मानते थे। हम तो जिले इलाही नहीं मानते ना अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को, नाउज़ुबिल्लाह। हम तो ये कहते हैं जनाब अली के वो सिविलियंस हैं और उन्होंने एक महदूद मुद्दत के लिए काम करना, बल्कि वो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो मुलाजिम हैं आवाम के। हम तो बहुत डिफरेंट फलसफे में चल रहे हैं। तो खैर एनीवे, तो एक तो ये नुक्ता नजर है जो कि मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ऑफकोर्स अयूब खान साहब का अपना नुक्ता नजर था जो आज भी शायद फौज के अंदर या कुछ हलकों के अंदर बड़ा मकबूल है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कायम कर दिया जाए। अब देखिए वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी क्यों, उसकी एक्चुअल चीज को समझने की जरूरत है ना कि उसकी जरूरत क्यों महसूस करते थे लोग। इसलिए महसूस करते थे क्योंकि दर हकीकत वो जो जुक्तो फ्रंट था, जो यूनाइटेड फ्रंट था ईस्ट पाकिस्तान में, जिसके अंदर भाषानी साहब भी थे, जिसके अंदर सोरवर्दी साहब भी थे, मुख्तलिफ पार्टियां उस यूनाइटेड फ्रंट के अंदर मौजूद थी। उनके साथ पावर शेयरिंग नहीं करनी थी। पावर शेयरिंग क्यों नहीं करनी थी आप पूछते हैं? इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि जो इकोनॉमिक मॉडल उस वक्त अयूब खान साहब ने डेवलप किया था गुस्ताव पापानेक और सैमुअल हंटिंगटन से सुनकर, वो ये था कि जी 22 खानदानों के अंदर हम वेल्थ को फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर देंगे तो उसकी वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट तेज हो जाएगी, तो ग्रोथ तेज हो जाएगी। वो ग्रोथ तो तेज हो गई, इसमें कुछ शक नहीं, मगर मुल्क भी टूट गया। तो ये वो बहुत फ्लॉड मॉडल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। आज भी फिर वो यही हम बार बार उसको जिंदा, मुर्दा घोड़े को जिंदा कर रहे हैं। जिस थ्योरी की वजह से हमारा मुल्क टूटा है तो दोबारा जिंदा कर रहे हैं। मैं तो वाकई मानता हूँ हेगल ठीक ही कह रहा था कि भाई व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। यही मुझे महसूस होता है। तो बेसिकली ये बात है। देखो इस वक्त तो माना कि चले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से एक इशू है, ठीक है, माना कि कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन के कमेटी के हवाले से एक इशू है, माना कि बलूचिस्तान के अंदर भी क्या नाम है BLA वगैरह की वजह से एक इशू है, मगर इनमें से कोई भी मूवमेंट इस वक्त कम से कम उन सूबों की मेजॉरिटी नहीं जीत रही। इलेक्शंस में दे आर नॉट स्वीपिंग द इलेक्शंस और एनीथिंग। मानते हैं ना इस बात को? ठीक है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 2 कैंडिडेट बेचारे खड़े हुए, ठीक है, अपने इलाके में वो जीते हैं। उनमें से भी एक अंडर अरेस्ट ही पता नहीं कितने अरसे से बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अली वजीर जो है, दूसरे जो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो लीडर है, तो वो पार्लियामेंट में है, दैट्स फाइन, व्हाट्स द प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू। तो इसी तरह अवामी एक्शन कमेटी एजुकेट कर रही है, उन पर खामखा गोलियां चला दी हैं। उस 12 सीटों का सिर्फ मसला है कि जी उनको रीएडजस्ट कर लें।
और मगर इलेक्शंस तो हो रहे हैं ना आजाद कश्मीर के अंदर, इलेक्शंस तो हुए हैं ना आजाद कश्मीर के अंदर, सिंध के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, पंजाब के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। सो आई थिंक कि जो मखसूस इश्यूज हैं अवामी एक्शन कमेटी के हों या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हों या जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं बलूचिस्तान के लोगों की, आवाम की। देखिए बलूचिस्तान ऐसे है जैसे कि हमसे 1000 साल पीछे हो। ठीक है, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान को कंपेयर करें, आपको ऐसे लगेगा 1000 साल पीछे चले गए तारीख में। दिस इज अ सीरियस कंसर्न, इज इट नॉट? तो इन मामलात को हल करने की कोशिश करें। जो सिंध के लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस हैं, उनको अपनी सिंधी आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी की लेजिटिमेट इश्यूज हैं, जो वाटर के डिस्प्यूट्स हैं, उनको लेट्स हम हल करें, बैठें, नेगोशिएट करें, बार बार करें। तो दैट इज द प्रॉपर वे। अगर आप सूबाई हुकूमत तोड़ देंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब देखें ना, आप कहते हैं हम सूबाई हुकूमत तोड़ देंगे, उसके बाद आप जो जो वाटर की पूरी मैनेजमेंट करते हैं, जिसके लिए आपने कमेटी बनाई हुई है, आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ एक पूरा कैबिनेट बनाया हुआ है, जो कि चीफ मिनिस्टर्स का कैबिनेट उनके साथ कंसल्ट करता है 18वीं तरमीम के बाद वगैरह, वो किधर जाएगा? सारा कुछ सब तबाह हो जाएगा। ठीक है ना? who's going to negotiate on behalf of Sindh for let's say water issues? कौन करेगा? कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं होगा तो करेगा कौन? It's a harebrained scheme. I don't understand how you can think it through. Who's going to negotiate on behalf of Punjab for that matter? जब पंजाब की कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं होगा तो लेट्स से कि वाटर के ऊपर इतना सीरियस इशू है, राइट? क्योंकि पंजाब अपर रिपेरियन है, वो लोअर रिपेरियन है, तो हमारी हर वक्त नेगोशिएशन चल रही थी। कभी 6 कनाल हम यहाँ निकाल लेते हैं, कभी वहां मूवमेंट चल जाती है, कभी ऊपर कहते हैं हम डैम बनाएंगे तो पूरे 3 सूबों में मूवमेंट चल जाती है, इवन उस सूबे में मूवमेंट चल जाती है जहां पे पानी जाता भी नहीं है उस दरिया का, राइट? बट दीज आर सीरियस इश्यूज। सो कौन नेगोशिएट करेगा इसके बिहाफ पे फिर? वो क्या तहसील के 15 तहसीलें अगर आप बना देते हैं तो 15 तहसील के बंदे आके बैठ के नेगोशिएट करें? आई मीन डोंट बी रिडिकुलस। हाउ यू गोना मैनेज दैट? सो यू सी देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी सीरियस इश्यूज जो कि इंटर गवर्नमेंटल इश्यूज हैं, जो कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के दरमियान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, जो कि हमने एक दूसरे के साथ डील करने, मैनेज करने इन अ लार्जर state, etc. Obviously, how are we going to do all of that? God has thought has been put into this, in my opinion. इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत ही इल थॉट प्रपोजल है और मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा प्रपोजल है, बल्कि मेरे ओपिनियन में तो बहुत ही बुरा प्रपोजल। लास्टली डॉक्टर साहब ये बता दें कि 26वीं, 27वीं या 28वीं जो तरमीम अब हो जाएगी, आपको भी बताएं वो हो जाएगी, और पॉलिटिकल पार्टीज जितने मर्जी डिफरेंसेस रखें वो आखिर में मान जाते होते हैं। ये रिवर्स होंगी, ये अनडू चीजें हो जाएंगी कुछ 2, 4, 6, 8 साल बाद, या ये हमें इन्हें भुगतना पड़ेगा फिर अगली सारी जिंदगी? नहीं, देखिए अभी तो देखते हैं कि होगी कि नहीं होगी। जब मियां आमिर महमूद बात ये कर रहे थे तो उस वक्त तो ये कह रहे थे कि नहीं हो ही सकता। अब अलॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन पीपल्स पार्टी एज वेल। देखिए ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंधी जो है कम से कम वो तो इसको शायद रेजिस्ट करें। अब मेरा ख्याल है डेफिनेटली सिंध के अंदर रेजिस्टेंस तो होगी। तो पीपल्स पार्टी एक मेजर कोalition पार्टनर है आफ्टर प्रेजेंट गवर्नमेंट की। तो अगर ये इंसिस्ट करते हैं तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक काफी शदीद इसकी मजामत है। हाउ विल पीपल्स पार्टी देन डिफेंड इटसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द सिंधी पीपल, जो कि कहेंगे कि भाई आपने तो हमारी सिंध की जो आइडेंटिटी उसको खत्म कर दिया है। आप सिंध पता नहीं गए नहीं गए, मगर देखिए सिंध के अंदर अगर आप ट्रैवल करेंगे आपको बहुत महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जीएम सैयद और जो पुरानी सिंधी आइडेंटिटी की मूवमेंट है वो अभी वहां कितनी उसकी एक पहचान और स्ट्रेंथ है। इट्स नॉट, आई मीन ठीक है पीपल्स पार्टी इलेक्शन जरूर जीतती है, मगर जो नैरेटिव बयानिया चलता है, जो कॉन्शियसनेस है पब्लिक की, वो क्या है उसको देखें आप। बलूचिस्तान के अंदर क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आई थिंक ये बहुत इससे जो है ना कियोस पैदा होगा। पहली बात तो ये कि आई एम नॉट श्योर कि ये पास हो जाएगा। शायद नून लीग इसको पास करना चाहे और उसमें भी शायद कई लोग एतराज करें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई पंजाब को हम क्यों तोड़ें। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोग नून लीग के अंदर आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भाई हम क्यों पंजाब को तोड़ें, हम चाहते हैं एक पंजाब रहे। क्योंकि आपको भी पता है कि ठीक है सराइकी सूबे की हिमायत में भी लोग हैं, मगर सराइकी सूबे के मुखालफत में भी बहुत सारे लोग पंजाब के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो दैट विल बी अ मेजर डिबेट। सो आई थिंक कि इससे बहुत सारी डिबेट जो है छिड़ने वाली। तो पहली बात तो ये कि अभी देखेंगे कि कौन कौन इसको सपोर्ट करता है और कौन कौन इसको अपोज। 26वीं और 27वीं यानी तरमीम हुई थी, क्या वो तो हो जाएंगी या वो फ्यूचर में कायम रहेंगी? देखो अब ये तो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में फिर
पॉलिटिक्स का रुख क्या होता है। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में ने तो ऑब्वियसली 26-27वीं आईनी तरमीम पास करवाई है, तो वो तो रिवर्स नहीं होने लगी। और इमीडिएट फ्यूचर के अंदर ये नहीं, मतलब पीटीआई की भी जो पोजीशन रही है 18वीं तरमीम पे, वो कोई खास हक में नहीं रही। 18वीं तरमीम को याद रखें ना, पुश करने वाले 18वीं तरमीम की मुखालफत में जो है ये आ रहा ना सारा सिलसिला। तो 18वीं तरमीम को याद रखें ना, पुश करने वाली जो जमात है वो पीपल्स पार्टी है, वो उनका प्रोजेक्ट था 18वीं तरमीम। अब इस प्रोजेक्ट से, इस आईनी तरमीम से वो रिवर्स होगा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको पीटीआई से नहीं मिलेगी, आपको पीपल्स पार्टी, आई एक्सपेक्ट कि हमें पीपल्स पार्टी से मिलेगी। अगर पीपल्स पार्टी को उन्होंने ऐसी को डील दे दी कि चलो फिर ले लो तुसी, फिर मान जाओ गल, तो शायद पीपल्स पार्टी मान जाए, मगर फिर सिंध के अंदर उनका वोट बैंक बड़ी बुरी तरह से मेरे हिसाब में मुतासर होगा। What will take its place will determine, कि कौन सी पॉलिटिक्स फिर उसके नतीजे में सामने आती है, that will determine कि आगे क्या होता है। मुझे ये लगता है लाइकली आउटकम ये होगा कि देखिए, जब 55 के अंदर इन्होंने 1 यूनिट बनाया था, उसी के रिएक्शन में एक नई सियासी पार्टी बनी थी पाकिस्तान में। उस पार्टी का नाम था नेशनल अवामी पार्टी, जिसकी क़यादत थी मौलाना भाषानी की क़यादत में वो चलती थी। वो बनी ही बेसिकली 1 यूनिट के खिलाफ थी और नहर स्विस क्राइसिस के हवाले से बनी। ये 2 मेन इश्यूज थे जिसकी बुनियाद पे एक नई पूरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन बन गई। अगर ये करेंगे तो लाइकली आउटकम ये होगा कि प्रोबेबली देयर माइट बी द फॉर्मेशन ऑफ देयर माइट बी अ न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन, जिसका सेंट्रल या अलायंस एटलीस्ट, जिसका सेंट्रल गोल ये होगा कि सूबाई खुद मुख्तारी को रिस्टोर किया जाए। आज नहीं तो कल ये लाजमी होगा ही होगा। तो फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है।